साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल का टॉपिक चला हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल में हमने 352 को विस्तार से पढ़ा था और उसकी कुछ बातें छूट गई थी, हमने उसको अधूरा छोड़ दिया था, तो आज उसको पूरा करेंगे। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक रहेगा। देखो, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है उसके बारे में क्या क्या तथ्य बनते हैं। वो तो एक छोटा सा टॉपिक है, तथ्य है, लेकिन कॉन्सेप्ट की बात पर आते हैं। अब देखो, हम देखते हैं कि आप सभी या मैं जितने ज़्यादातर बच्चों को जानता हूँ रटते हैं, उस टॉपिक को समझते कम हैं। हम आज पढ़ेंगे कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, पूरे देश में क्या बदलाव आ जाता है, हमें समझने की जरूरत यह है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र और राज्यों के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर कार्यपालिका संबंधी जो प्रभाव पड़ते हैं उनको देखेंगे, विधायी प्रभाव जो पड़ते हैं उनको देखेंगे, और वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है, ये सारा अध्ययन करेंगे आज। और लोकसभा और लोकसभा और राज्य विधानमंडल के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये अनुच्छेद 358 और 359 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ये कंफ्यूज करता है आपको, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जहां से हमने एंड किया था, यानी हमने राष्ट्रीय आपातकाल को विस्तार से समझ लिया था। 352 वाले सारे टॉपिक हमने अच्छे से देख लिए थे। अब हम वहीं से, आपको ये कोई अलग लेक्चर नहीं, उसी का पार्ट है, उसी में अब हम लिखेंगे या चलेंगे आगे कि अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। कब कब लगा है? पहली बार लगा है अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968। देखो, ये भारत चीन युद्ध हुआ था। चीन ने जो हमारा नेफा क्षेत्र है, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश, उस पर हमला कर दिया था, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा था। 1965 में भी हम यहाँ सिर्फ अब युद्ध को नहीं समझेंगे, क्या हुआ क्या नहीं, केवल हम राष्ट्रीय आपात समझ रहे, तो उसका जिक्र कर रहे हैं बस। ये तो 1962 की घटना है। 1965 में एक घटना हो रही थी, वो थी पाकिस्तान के साथ युद्ध। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। लेकिन ध्यान रखना साथियों, ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय अलग से राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। जो 1962 का राष्ट्रीय आपात था वो लगा हुआ था। वो लगा हुआ होने के कारण दोबारा से उसको लागू करने की जरूरत नहीं पड़ी, सेम कैटेगरी थी, वही चलता रहा, और ये फिर 1968 में इसको खत्म किया। दूसरा आपातकाल लगा दिसंबर 1971 में। दूसरा आपातकाल कब लगा? दिसंबर 1971, और ये रहा है फिर मार्च 1977 तक। इसमें पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। एक कह सकते हैं कि अघोषित युद्ध था वो। तो जब ये हमला कर दिया तो सीधी सी बात है, हम अनुच्छेद 358 और 59 को पढ़ेंगे, और विशेषकर हमने 352 में भी पढ़ लिया है कि हम कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है, ज्यादा चर्चा नहीं, सिर्फ इतना ये तथ्य है, देख लो। तो पाकिस्तान ने जब युद्ध छेड़ दिया है घोषित, तो फिर ये हमें दूसरी बार लगाना पड़ा। तीसरी बार कब लगा? तीसरी बार लगा जून 1975 में। जून 1975 ये सबसे ज्यादा चर्चित रहा है, और
ये भी मार्च 1977 में, जून 1975 से मार्च, ये दोनों एक साथ समाप्त किए गए थे। अब देखो 71 वाला लागू था इस समय, क्योंकि 71 वाला भी 77 में समाप्त हुआ है, तो ये तो स्वाभाविक आपके मन में प्रश्न होगा कि जब ये लगा हुआ है तो दूसरा क्यों लगाए। इसके बारे में हम वैसे पढ़ चुके हैं 352 में, तो वहां हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि एक के साथ दूसरे की घोषणा भी की जा सकती है। तो इस समय दूसरा पहला जो था, मतलब दूसरे वाला राष्ट्रीय आपातकाल था 1971 वाला, वो लागू था, लेकिन अलग कारण से जून 1975 से मार्च 77 तक आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था। ये आंतरिक अशांति के नाम पर यह आपातकाल लगा था, तीसरे वाला। तो ये तो थे अभी तक के तथ्य, केवल हमें याद रखने हैं कि कब कब क्या हुआ था, किस कारण से आपातकाल लगा था। अब हम सीधा राष्ट्रीय आपात का जो प्रभाव पड़ता है इस पर चर्चा करते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है इसका हम देख लेते हैं, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। केंद्र राज्य संबंध में सबसे पहले कार्यपालिका से संबंधित प्रभाव पढ़ लेते हैं हम। कार्यपालिका संबंधी प्रभाव। देखो, कार्यपालिका संबंधी प्रभाव, आप एक तो ये चीज समझो पहले कि कौन से विधायी कार्य होते हैं, कौन से न्यायिक कार्य होते हैं, कौन से कार्यपालिका के कार्य होते हैं। बहुत से बच्चे कार्यपालिका को ही नहीं समझते हैं कि कार्यपालिका क्या है। साधारण अर्थों में आप ये समझ लो कि जो विधानमंडल के काम हैं, विधानमंडल का मतलब वो केंद्रीय विधानमंडल के रूप में संसद भी हो सकता है, और वो राज्य का विधानमंडल भी हो सकता है। तो विधानमंडल जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब कानून बनाने वाली संस्था की बात कर रहे हैं। तो केंद्र में संसद ये काम करती है, राज्यों में राज्य के विधानमंडल ये काम करते हैं। तो विधानमंडल के संबंधित काम तो वो हो गए। न्यायिक काम न्यायालय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय, वो सब कैटेगरी हैं, अलग से न्यायपालिका पढ़ेंगे जब इनका अध्ययन करेंगे। इनके बाद जो काम बच गए वो सारे कार्यपालिका के काम है। आप तो ये समझ लो बस, बाकी डिटेल में जाओ ही मत। जितने भी काम न्यायिक और विधायी के बाद जो काम बच गए, क्योंकि कार्यपालिका के कार्य है जो उनको वर्णन भी नहीं कर रखा है संविधान में कहीं भी, तो हमें उसको बस इतना समझना है कि विधायी कार्य को छोड़ दो, न्यायिक कार्य को छोड़ दो, जो बच गए वो सारे कार्यपालिका के कार्य हैं। कार्यपालिका के कार्य का मतलब क्या है? मतलब वास्तव में तो कार्यपालिका का मुखिया, जो सैद्धांतिक रूप से जो मुखिया होता है, वो तो होता है हमारे राष्ट्रपति। व्यवहार में लेकिन ये मान के चलो आप प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद है, वो ही सारे काम देखती है। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं विधानमंडल को छोड़ के, न्यायपालिका को छोड़ के, जो प्रधानमंत्री या उनकी मंत्री परिषद करती है या कराती है किसी के माध्यम से, वो सारे काम कार्यपालिका के हैं। तो जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है, देखो एक तो ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपात शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, आपातकाल की उद्घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन चर्चित शब्द है इसलिए हम इसको राष्ट्रीय आपात बोल देते हैं। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो कार्यपालिका के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, अनुच्छेद 353, क्योंकि हम देखते हैं भाई 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान हैं, तो अनुच्छेद 353 क्या कहता है इस बारे में? 53 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य की कार्यपालिका जो होती है, भाई राज्यों में भी तो कार्यपालिका होती है, वहां की मंत्री परिषद को मान लो मुख्य रूप से तो राज्यपाल भी होता है, हालांकि मुखिया तो उसका, लेकिन वास्तविक शक्ति तो मंत्री परिषद में होती है।
तो राज्य की कार्यपालिका पर केंद्रीय कार्यपालिका का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है और उसे किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है। केंद्रीय कार्यपालिका राज्यों को, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, राज्यों की मंत्रिपरिषद को, मुख्यमंत्री को निर्देश दे सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना, राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाता है भाई। ऐसा नहीं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया, वो तो आगे पढ़ेंगे। अपना दूसरा जो आपातकाल का प्रावधान 356, 352 में जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है कुछ भी। वो सरकारें बनी रहती है, सरकार भंग नहीं होती राज्यों की, लेकिन शक्ति के केंद्र में आ जाती है। तो सामान्यतः जो काम चल रहा है वो राज्य सरकार करती रहती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगता है ये काम ऐसे होना चाहिए, तो फिर राज्य सरकार को जो निर्देश दे दिया वो काम वैसे ही होगा। वो फिर उसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे। ये राष्ट्रीय आपात का प्रभाव है कार्यपालिका के से संबंधित। ठीक है। दूसरा प्रभाव है विधायी प्रभाव। ये तो कार्यपालिका का हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि विधायी प्रभाव क्या क्या पड़ता है। अब विधायी, देखो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे शब्दों को आप अच्छे से समझ लो कि एकदम जो बच्चे जीरो से शुरू करते हैं उनको समझाने की विशेष जरूरत है, क्योंकि वो इन शब्दों को ही नहीं समझ पाते। विधायी क्या होता है, तो विधायी प्रभाव क्या होगा। विधायी प्रभाव का मतलब ये मानो आप तो कि भाई सेंटर के पास तो सारी शक्ति आती है, तो वहां तो शक्तियां बढ़ेगी, लेकिन राज्यों के विधानमंडल पे प्रभाव पड़ेगा इसका। तो विधायी प्रभाव क्या पड़ेगा इसका। हम 250 नंबर अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। देखो ये तो 353 था, अभी हम दूसरे तरफ चलते हैं। 250 अनुच्छेद 250 के तहत ये प्रावधान है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो संसद क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषय पर भी। देखो सामान्यतः हम देखते हैं कि संसद संघ सूची पर कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर बनाती है, वो अलग बात है। 249 252 जो भी है वो हम पढ़ते हैं। राज्य सूची पर भी बनाने, संसद को तो ये कह सकते हैं सब पर बनाने का अधिकार है, लेकिन सामान्य रूप से वो संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर। राज्य सूची का काम राज्यों को दिया गया है, वो अपना काम खुद करे। लेकिन अब विशेष परिस्थिति होगी क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, 352 लग गया, तो फिर संसद के पास, ये केंद्रीय विधानमंडल है संसद, ये संघ सूची और समवर्ती सूची के साथ साथ राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यह प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ध्यान रखना, राज्य विधानसभा बनी रहती है, लेकिन संसद को राज्य सूची पर कानून निर्माण करने की समानांतर शक्ति मिल जाती है। देखो भाई, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। ये संसद है, मान लो हमारी संसद हो गई, और ये किसी राज्य का विधानमंडल है। इसको सामान्य तौर पर जो शक्ति प्राप्त है वो है संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर, और अवशिष्ट विषयों पर
कानून बनाती है। संसद का काम ये है। जो भी बचे हुए विषय हैं वो सारे संसद के पास हैं। सामान्य रूप से राज्य के विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाते हैं और समवर्ती सूची पर, क्योंकि समवर्ती सूची पर तो दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये राज्य के विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर, समवर्ती सूची पर कानून बनाते हैं। संसद के पास संघ सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। तो अब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो राज्य सूची का भी अधिकार मिल गया। लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये अधिकार संसद को मिल गया तो राज्य विधानमंडल इस पर कोई कानून ही नहीं बना पाएंगे। ऐसा नहीं है। राज्य सूची पर दोनों को अधिकार मिल गया, आप तो ये समझो, या फिर ये कह दो कि राज्य सूची एक तरह से समवर्ती सूची में बदल गई, तो दोनों को इस पर अधिकार मिल गया। ये राज्य सूची पर राज्य के विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं और संसद भी कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची के बारे में तो हमने पढ़ ही रखा है कि दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव की स्थिति होती है तो फिर संसद का कानून मान्य होता है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है, राज्यों का नहीं होता है। तो दोनों को समानांतर शक्ति मिल जाती है राज्य सूची पर, यहां पर यह ध्यान रखना है। और 250 में यह भी लिखा है कि भाई जो ये सारे कानून हैं, जो बदलाव हुआ है राष्ट्रीय आपात से, वो आप भाई जो भी कानून संसद ने बनाए हैं इस दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान जो भी कानून बनाए हैं, वो कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। यानी 6 माह के बाद वो प्रभावी नहीं रहते हैं। केवल संसद ने कोई भी कानून बनाया है राज्य सूची पर, तो वो कार्य, वो आदेश, अगर वो कानून 6 मार्च लिख दिया, छह माह, तो संसद ने राज्य सूची के विषय पर कोई भी कानून बनाया है और आपात समाप्त हो गया है, कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात समाप्त हो गया है, तो फिर बस समाप्त होने से अधिकतम 6 माह तक वो कानून लागू रहेगा जो संसद ने बनाया था राज्य सूची पर। उसके बाद वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, फिर राज्य के विधानमंडल अपने हिसाब से कुछ भी करे। ठीक है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? भाई आपातकाल चल रहा है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो फिर क्या अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो साथियों ध्यान रखना, जारी किया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय आपात और अध्यादेश दोनों अलग चीज है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत आता है, और जब भी संसद का एक सदन नहीं है या दोनों सदन सत्र में नहीं है, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सभाओं का जरूरी है, लोकसभा राज्यसभा का, तो दोनों सदन सत्र में तो ही कानून बनेगा। तो जब सत्र में है तो अध्यादेश का मतलब ही नहीं, अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। और जब दोनों सदन सत्र में से नहीं है, दोनों सदनों का सत्र नहीं हो रहा है या किसी एक का नहीं हो रहा है, एक का हो रहा है, तो फिर राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में कोई ऐसा कार्य आ जाए जो कि उस समय करना जरूरी है, तो उसके लिए वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बाकी हमने इसके पहले लेक्चर में डिटेल से पढ़ ही लिया था सारा। ये डीसी वाधवा बिहार जो भी केस था, सारा राज्यपाल वगैरह का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले वगैरह सब हमने पढ़ लिया था। तो ये तो हो गया हमारा विधायी प्रभाव। ध्यान रखना, अभी इनको डिटेल में लिखवाएंगे, पहले समझ लो। अब अपन देखते हैं वित्तीय प्रभाव। वित्तीय क्या प्रभाव पड़ेंगे? देखो, वित्तीय प्रभाव पड़ेंगे
राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक वितरण को, ये जो कर होते हैं ना, कर, टैक्स, टैक्स का जो वितरण होता है उसमें बदलाव कर सकता है। जो टैक्स व्यवस्था है, यानी जो हमारी कर व्यवस्था है, देखो, अच्छा ये तो बड़ा वित्तीय प्रभाव, कर व्यवस्था क्या कहती है? जो भी टैक्स कलेक्शन होता है पूरा, उसमें कुछ हिस्सा राज्यों का होता है। भाई राज्य किस आधार पे अपना खर्च चलाएंगे? राज्य के विधानमंडल के जो भी काम करने, जो योजनाएं चलानी है, तो पैसा तो उनको भी चाहिए। तो राज्यों को और केंद्र का फिक्स हुआ कर रखा है टैक्स, कि इस मामले पर इतना पैसा राज्यों को मिलेगा, इतना केंद्र को मिलेगा। तो ये टैक्स फिक्स हो रखा है, कर व्यवस्था हमारी फिक्स है। तो उसमें राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में बदलाव कर सकता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो राज्यों के उसमें कटौतियां कर दी। जैसे मान लो युद्ध हो गया, तो युद्ध में तो खर्चा चाहिए ना, तो राज्यों को जो टैक्स में जो हिस्सा बनता है उनका अपने राज्य सरकार चलाने के लिए, तो उसमें कटौती की जा सकती है, और उसमें ज्यादा हिस्सा सामान्यतः केंद्र रख सकता है, क्योंकि राज्यों को देने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा तो केंद्र को ही चाहिए, क्योंकि पूरा पैसा युद्ध पर लगता है फिर। तो ऐसी परिस्थिति में टैक्स व्यवस्था में बदलाव हो सकता है, राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। हालांकि करता तो सब कुछ केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति के नाम से होती है। और वित्तीय प्रभाव से संबंधित हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो ये टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया है, ये जो संशोधन किया है, वो उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। देखो मान लो अभी चला हुआ है हमारा अक्टूबर 2024 चला हुआ है, ठीक है, और अभी आपातकाल लग गया। आपातकाल बुरी चीज है, नहीं लगना चाहिए, उदाहरण के लिए समझो। आपातकाल लग गया और उसके बाद लग के 1 महीने बाद ही समाप्त हो गया। राष्ट्रीय आपात की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब जो ये टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया था, ये कब तक लागू रहेंगे? तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक होता है। तो ये जो 31 मार्च 2025 आएगा, तब तक तो यही जो टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, तब तक तो ये लागू रहेगा, या पूरा टैक्स सिस्टम। उसके बाद जैसे ही 1 अप्रैल शुरू होगा, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। फिर वही सिस्टम जो पुराना था, जो हिस्सा राज्यों का बनता है वो पैसा राज्यों को दिया जाता है। ये हो गए हमारे वित्तीय प्रभाव। यानी हमने सबसे पहला देखा केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें हमने देखा कार्यपालिका संबंधी प्रभाव पड़ते हैं, विधायी प्रभाव पड़ते हैं और वित्तीय प्रभाव पड़ते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपात का लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव। राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल पर और लोकसभा के कार्यकाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। साथियों, आपात को अच्छे से समझ लेना। राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात तो ज्यादा चर्चित है नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति आई नहीं कि उसको लगाना पड़े। स्थिति आई थी लेकिन एक बार बच गए उससे। लेकिन इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना।
356 को जब पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी केवल 352 पर हम चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल पर, या आपातकाल की उद्घोषणा कह सकते हैं इसको। जो इसके लिए मूल शब्द है वो तो ये है संविधान में। तो चलो देखो, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं पर कार्यकाल पर यह प्रभाव पड़ेगा कि सामान्य जो कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष, इससे आगे बढ़ाकर संसद कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक इसका कार्यकाल बढ़ा सकती है। 5 साल सामान्य कार्यकाल है, ठीक है, दोनों का। इसको एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार भी, ये भी ध्यान रख लेना कि 1-1 साल करके कितनी बार भी इसको बढ़ाया जा सकता है। स्वयं जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको तो एक बार में 6 महीना बढ़ाया जा सकता है, और राज्यों की विधानसभा और लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आपने केवल राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ने की बात पढ़ रखी है और ये कार्यकाल का नहीं पढ़ रखा है, तो आप ये सोच सकते हो कि जब राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, तो विधानसभा इनका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष का ऑप्शन होगा उसमें, जो कि आपने पढ़ा नहीं होगा, तो आप 6 माह ही कर दोगे उसमें। अगर किसी टॉपिक को साथियों नहीं पढ़ रखा है तो उस प्रश्न को छोड़ने में फायदा है। हाँ, पढ़ रखा है, धुंधला धुंधला भी याद आ रहा है, तो फिर आप अपने लेवल से उसमें क्या संभावनाएं बनती है रिस्क ले सकते हो। वो पेपर आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है, कितनी आपने तैयारी कर ली है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको खुद, सबकी, हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है, तो कौन व्यक्ति किस किस तरह से संभावना के आधार पर कितने उनको प्रश्न एक्स्ट्रा करने चाहिए, तो वो तो सारी सिचुएशन बनती है जब अच्छी तैयारी हो जाती है तब। और आपको अच्छी तैयारी ही करनी है, तो उन चीज़ों पर तो बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो अपन अपना कोर्स पूरा करते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल, राज्यों का विधानमंडल का कार्यकाल जो 5 साल का होता है, विधानमंडल नहीं, विधानसभा, क्योंकि विधानमंडल में तो फिर विधान परिषद भी आ जाती है। तो लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, उसको एक बार में 1 वर्ष के लिए कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिस तरह से संसद, राज्य, जिस तरह से लोकसभा का कार्यकाल एक बार में बढ़ता है, उसी तरह से किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ा सकती है। और ये ध्यान रखना, राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल कौन बढ़ाएगा? संसद बढ़ाएगी। ये ध्यान रखना है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार भी संसद को है, और विधानसभाओं का अधिकार भी, वो कार्यकाल बढ़ाने का भी अधिकार संसद को है। ये मत सोच लेना कभी गलती से कि राज्यों की विधानमंडल ने बढ़ा दिया होगा, तो संसद ही ये काम करेगी। यानी संसद लोकसभा का भी और किसी राज्य के विधानसभा का कार्यकाल भी एक बार में 1 साल के लिए कितनी बार भी बढ़ा सकती है। और ये बढ़ा हुआ कार्यकाल कब तक लागू रहेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर समाप्त हो जाता है तो फिर अधिकतम 6 माह के लिए लागू रह सकता है, उससे ज्यादा लागू नहीं होगा किसी भी कीमत पर, ध्यान रखना है। तो जैसे ही राष्ट्रीय आपात की समाप्ति होती है, उसके 6 माह के बाद ये बढ़ा हुआ कार्यकाल लागू नहीं रहेगा। ठीक है, 6
6 माह के बाद कार्यकाल लागू नहीं रहेगा। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति हो जाती है। समाप्ति के बाद सबसे पहला काम यही बनता है कि चुनाव कराओ। अगर किसी तरह से मान लो भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगा और कार्यकाल बढ़ाना पड़ गया था, 5 साल पूरे हो गए थे, तो फिर क्या होगा? तो फिर यही होगा कि अब जल्दी से जल्दी चुनाव करा लिए जाएं। तो 6 माह तक, वो 6 माह में फिर आप यही है कि चुनाव करा लो। आपातकाल समाप्त हो गया, उसके 6 माह के बाद हम इसके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि राष्ट्रीय आपातकाल में राज्यों की विधानसभा न तो निलंबित होती है न ही भंग होती है, बल्कि राज्यों के मध्य जो शक्ति विभाजन है वो भंग हो जाता है। यानी देश की जो संघीय शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था में बदल जाती है। यानी जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो देश हमारा संघात्मक शासन प्रणाली को हमने अपना रखा है, उससे हम सीधा एकात्मक शासन प्रणाली पर आ जाते हैं। ये ध्यान रखना। देखो साथियों, कंफ्यूज आप हो जाते हैं, बार बार इसीलिए कह रहा हूं। और जब हम राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे तो उसका सीधा सीधा राज्यों से संबंध है। वहां पर हम पढ़ेंगे कि उनका कानून बनाने की सब शक्ति भी वहां आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो दोनों की तुलना करना, तुलना के बाद बार बार रिवीजन करना, 10 बार, 20 बार, 50, जितनी बार आपको जरूरत है। आपको कितनी बार में कंठस्थ याद होता है, कॉन्सेप्ट कितनी बार में आपको लंबे समय तक याद रहता है, उतनी बार आपको इसका रिवीजन करना है। कुछ लोगों को 2-4 बार पढ़ने से, 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ने से वो चीजें वैसे की वैसी याद रह जाती है। कुछ को हो सकता है। तो आपको अपनी क्षमता के बारे में खुद पता है कि कितने समय के बाद आप चीजें भूल जाते हैं। कोई बच्चा रिवीजन के बाद 6 महीने तक याद कर पाता है, कोई बच्चा है वो 1-2 साल तक याद रह लेता है, किसी को 1 महीने बाद फिर रिवीजन की जरूरत है, फिर उसका वो कार्यकाल बढ़ता है याद रहने का। तो हर बार या रिवीजन करने से वो जो मेमोरी बनती है, और लास्ट में तो ऐसी भी बन जाती है ज्यादा रिवीजन से कि वो हमेशा के लिए छप जाती है दिमाग में। तो सबका अपना अपना एक अलग स्तर है पढ़ने का कि किसने कितना ध्यान दिया पढ़ाई पे। पढ़ने का तरीके में कॉन्सेप्ट कितने, किस पर ध्यान, कौन कर रहा है कॉन्सेप्ट पर, कौन कर रहा है तथ्यों पर ध्यान। तो केवल रटने पर ध्यान नहीं करना चाहिए हमें, कंप्लीट। अब देखो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे पहले इनको लिख लो ताकि आगे बढ़े। लिखो, अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। नंबर 1, अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। इसमें लिखो, चीन द्वारा 1962 में नेफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, चीन द्वारा 1962 में नेफा, ब्रैकेट में लिख लो अरुणाचल प्रदेश, क्षेत्र पर हमला करने के कारण। एक तो ये लाइन हो गई। अगली लाइन में लिखो, 1965 में अलग से राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया गया, या ऐसा लिख लो 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अलग से राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया गया क्योंकि पहले से ही लागू था। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अलग से आपातकाल नहीं लगाया गया। लिखो, मैं बोलता रहूंगा। अलग, अरे लेकिन माइक तो है ही नहीं, सॉरी, थोड़ी देर रुक जाओ।
1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अलग से राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया गया, क्योंकि पहले से ही लागू था। अब लिखो नंबर 2, दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक। दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक। इसमें लिखो, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण। नंबर 3, जून 1975 से मार्च 1977। जून 1975 से मार्च 1977। इसमें लिखो, इस समय दूसरा राष्ट्रीय आपात लागू था, लेकिन अलग कारण से जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के नाम पर के आधार पर आपातकाल लगाया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया और फिर इन दोनों को ही 77 मार्च 77 में समाप्त कर दिया था। तो अब लिखो, अगली हेडिंग डालो, राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, यह हेडिंग डालो। नंबर 1 लिखो, केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव। केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव। केंद्र राज्य संबंधों पर लिख लो, संबंध की बजाय संबंधों पर प्रभाव। और फिर ये ABCD लिख लो इनको। ए लिखो, कार्यपालिका संबंधी प्रभाव। कार्यपालिका संबंधी प्रभाव। इसमें लिखो, अनुच्छेद 353 के तहत राष्ट्रीय आपात में राज्य की कार्यपालिका पर केंद्रीय कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। अनुच्छेद 353 353 के तहत राष्ट्रीय आपात में राज्य की कार्यपालिका पर केंद्रीय कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। वह उसे किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है, या ये कह सकते हैं केंद्रीय कार्यपालिका राज्यों की कार्यपालिका को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है। यद्यपि या हालांकि राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों को निलंबित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, बी, विधायी प्रभाव। विधायी प्रभाव, इसमें लिखो, अनुच्छेद 250 के तहत, अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। हालांकि राज्य विधानसभा बनी रहती है। हालांकि से अलग लाइन लिख लो तो ठीक रहेगा। हालांकि राज्य विधानसभा बनी रहती है, क्योंकि मैंने ये देखा है जब कोई 3 4 5 6 लाइन इकट्ठी लिखी होती है तो उसमें से 1-2 लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आपका फोकस उसी पर रहता है। तो कोशिश ये करें कि नोट्स बनाएं तो टुकड़ों में बनाएं कि हमें ये लाइन का अलग महत्व, इस लाइन का अलग महत्व। तो लाइन तो मैं दोनों एक ही लिखा रहा हूं, लेकिन इसके 2 टुकड़े करके लिख लो। हालांकि राज्य विधानसभा बनी रहती है, लेकिन संसद को राज्य सूची पर कानून निर्माण करने की समानांतर शक्ति मिल जाती है। अच्छा, कोई चीज समझ में ना आए, जैसे मान लो अभी मैं लिखवा रहा हूं, तो अभी तो आपने सारी चीजें समझ ली है, तो आपको पता रहता है कि
इस जब कुछ दिन बाद में रिवीजन करूंगा तो जो आज मैंने पढ़ा है समझते हुए, लिखने से पहले जो समझा था वो मैं भूल सकता हूं। तो ये जो हम लाइन लिखवाते हैं, इनकी जगह आप अपनी भाषा में भी कोई लाइन लिख सकते हो कि आपको वो चीज फिर रिकॉल हो जाए, तो दोबारा आपको लेक्चर देखना ही ना पड़े, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि आप किसी भी तरह से बार बार उन चीजों को देखो। तो कोशिश ये करो कि नोट्स बनने के बाद हमें कुछ देखना ना पड़े। भाई कोई चीज भूल ही गए, किसी भी तरह संभव नहीं है पूरा, तो देख लो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें समय ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर देना है। ये आपका सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। तो किसी भी कीमत पे फिर कह रहा हूं या फिर रिपीट कर रहा हूं, पढ़कर, कोचिंग करके, यूट्यूब से पढ़ के, लिख के, नोट्स बना के रजिस्टर को रखना नहीं है। अगर रख दिया, सोचो पहले एक बार कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं फिर उठाएंगे, तो जब उठाओगे तो फिर वो आपको एकदम नया लगेगा, और जो पढ़ा था उस समय वो कॉन्सेप्ट भी याद नहीं रहेगा, केवल लिखे हुए शब्द आपके सामने होंगे। तो आगे जब बढ़ो, जब पीछे का याद हो जाए। और रिवीजन तो कभी बंद होना ही नहीं चाहिए, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टीचर्स की बात मानना शुरू कर दो, मान लो, आंख बंद करके मान लो। बहुत बार सारे टीचर यही कहते हैं कि रिवीजन करो, लेकिन बच्चा सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो किसी की सुनता ही नहीं है। उसको तो लगता है नहीं रिवीजन तो बाद में कर लेंगे। अरे मैं ये कहता हूं भाई, आप जिस समय जो सब्जेक्ट को जिस टीचर से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, जब उसको पढ़ते रहते हो साथ साथ वो याद हो जाना चाहिए। जिस दिन किसी टीचर का कोर्स समाप्त होता है उस दिन 100% आपको उसका पूरा पढ़ाया हुआ याद होना चाहिए। वो तभी है जब आप रेगुलर उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो। हम देखते हैं बच्चे कोचिंग गए, ऑफलाइन जो कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन तो अपने घर पे बैठे रहते हैं, ऑफलाइन गए, इंस्टीट्यूट में गए, रजिस्टर लिख के लाए, आके रख दिया। अब कोई किताब उठा रहे हैं, कुछ और पढ़ने लग गए। आज पॉलिटी पढ़ के आए हैं, लेकिन घर पे आके किताब पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री की, आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की किताब। मतलब आपने सोच लिया ये तो कोचिंग हो गई, अब कुछ और पढ़ लूं, या उसी से संबंधित उसी टॉपिक को अगर किताब से पढ़ते हो जब, तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको उस टॉपिक का रिवीजन करना जरूरी है, और रिवीजन भी चरणों में तो जरूरी है। पहले तो आते ही रिवीजन करो, अपना अपना शेड्यूल भी होता है सबका। उसके बाद आप उसको देखो कि ये कितने दिन में आपको रिवीजन करने से दोबारा जरूरी है। तो कम से कम आज एक बार रिवीजन कर लिया पढ़ने के बाद, तो फिर एक हफ्ते बाद कोशिश करो एक हफ्ते में दोबारा से उसका नंबर आ जाए। इस तरह आपका शेड्यूल होना चाहिए। फिर आप महीने भर में उसको तीसरी बार रिवाइज कर दो। तो ऐसे, और उसके बाद जब कंप्लीट कोर्स हो जाए तो फिर रिवीजन साथ साथ एक सर्किल में चलता रहना चाहिए, कभी रुकना ही नहीं चाहिए। आपको कितना याद हो जाए फिर भी चलाओ उसको। आधे टाइम को रिवीजन में बांट लो, आधे टाइम को नया पढ़ने में या ऑब्जेक्टिव में बांट लो। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सोल्व करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नया पढ़ने से ज्यादा ऑब्जेक्टिव और रिवीजन को मानता हूं। रिवीजन पहला नंबर, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा नया पढ़ना। तो चलो आगे चलते हैं। लिखो, उपरोक्त कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, उसके बाद नहीं। उपरोक्त कानून आपातकाल, ये जो 250 वाला लिखा है इसकी बात कर रहे हैं। उपरोक्त कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। देखो, हमने, अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ो तो यहां पर वैसे ये आपको, मुझे ये लाइन लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अध्यादेश का वो ही प्रभाव होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है।
तो जब हमारे केंद्रीय विधानमंडल को, हमारी संसद को राज्यों के विधानमंडल के कानूनों, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया, तो स्वाभाविक सा है कि राष्ट्रपति को इन मुद्दे पर फिर अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिल गया। हालांकि अध्यादेश में भी विवेकीय शक्ति नहीं है, ध्यान रखना, ये भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का ही काम है, राष्ट्रपति के नाम से अध्यादेश जारी होता है। तो एक ये हो गया कि यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अर्थात इस प्रकार राष्ट्रीय आपात में, ये लाइन वैसे लिख लो, अर्थात या अन्य अर्थ में हम बता रहे हैं आपको, अर्थात इस प्रकार राष्ट्रीय आपात में राज्य सूची समवर्ती सूची बन जाती है। राज्य सूची समवर्ती सूची बन जाती है, व्यवहारिक बात है। अब लिखो वित्तीय प्रभाव। सी, ABC लिख रहे हैं। केंद्र राज्य संबंधों का प्रभाव पढ़ रहे हैं हम, नंबर 1। उसमें ए पढ़ा हमने कार्यपालिका, दूसरा पढ़ा हमने विधायी प्रभाव, और तीसरा है वित्तीय प्रभाव। देखो न्यायपालिक, अब ऐसे एक प्रश्न आ जाए, राष्ट्रीय आपात में कार्यपालिका संबंधी प्रभाव पड़ते हैं या कार्यपालिका संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। बी, विधायी प्रभाव पड़ता है, विधानमंडलीय संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। सी, वित्तीय प्रभाव पड़ता है। डी, न्यायिक प्रभाव पड़ता है। एक शब्द और जोड़ दिया ऑप्शन में, न्यायिक। अब देखो आप तो तीन ही चीज पढ़ते आ रहे हो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो आप कार्यपालिका पढ़ लिया आपने, विधायी पढ़ लिया, न्यायिक और आ गया इसमें। और आप कहोगे कि इसमें फिर वित्तीय प्रभाव कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने तो ये चीज पढ़ी हुई नहीं है डिटेल में, तो हम यहां पर पढ़ा रहे हैं आपको। बाकी आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो फिर आप इसको सी को सही कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। वित्तीय प्रभाव तो पड़ता है। देखो न्यायिक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है जिसका अपना एक एकीकृत पूरा ढांचा बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय है, उसके बाद अपने अधीनस्थ न्यायालय है। तो वहां इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका काम न्याय करने का है, वो एक अलग काम कर रहे होते हैं। तो ठीक है, आप लिखो वित्तीय प्रभाव। इसमें लिखो राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। करों के, कर यानी टैक्स, करों के संवैधानिक वितरण यानी संविधान में जो वितरण लिख रखा है, भाई इतना राज्यों को जाएगा, तो संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है, बदल सकता है। और ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपात समाप्त होता है। अब मान लो अप्रैल में, मई में, जून में आपातकाल समाप्त हो गया, तो लास्ट मार्च तक पूरे साल वो प्रभाव लागू रहेगा, उसके बाद ही बदलेगा। सामान्य अगले वित्तीय वर्ष में ही होगा। तो वित्तीय वर्ष का मतलब आप समझ जाओ, जनवरी से दिसंबर नहीं होता है। ये आपको पता ही है, वैसे कंपटीशन की तैयारी वालों को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वित्तीय प्रभाव। अब नंबर 2 डालो, उसमें लिखो लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। लोकसभा, नंबर 2 डाल के लिखो
लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल का तो हम टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखो, लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल, ब्रैकेट में 5 वर्ष लिख लेना, लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल से आगे बढ़ाने के लिए संसद विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने बार भी बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को इसके सामान्य कार्यकाल से यानी 5 साल से आगे बढ़ाने के लिए संसद, अंडरलाइन कर लेना, संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और कितने बार भी बढ़ाया जा सकता है, तो ये ब्रैकेट में लिख लेना, कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसी प्रकार संसद, अंडरलाइन करो संसद को, किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ा सकती है। प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए, मतलब एक बार में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ा सकती है, तथा यह बढ़ा हुआ कार्यकाल आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक के लिए ही लागू रह सकता है। अधिकतम 6 माह तक के लिए ही लागू रह सकता है। नेक्स्ट, एक नोट डालो, राष्ट्रीय आपात में राज्यों की विधानसभा न तो निलंबित होती है न ही भंग होती है, बल्कि राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन भंग हो जाता है। देश में संघीय शासन व्यवस्था से एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है। तो साथियों, ये तो यहां तक था। अब अपन चलते हैं इसको क्लियर करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपात का मूल अधिकारों पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, पूरा ही मूल अधिकारों पर प्रभाव। मूल अधिकारों पर प्रभाव। देखो, इसमें हम 358 और 359 को पढ़ेंगे। अब देखो साथियों, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर राष्ट्रपति जिस मूल अधिकार को निलंबित करना चाहे कर सकता है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप केवल इन लाइन पर फोकस मत करना कि 19 कब निलंबित हो गया, 20, 21 कब हो गया। आप पूरा कॉन्सेप्ट समझना कि 19 निलंबित हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है। 20, 21 को छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया गया, उनमें ऐसा क्या है। केवल अंक याद नहीं रखने, उनका कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अनुच्छेद 358, क्या प्रावधान करता है अनुच्छेद 358? अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध प्लस बाहरी आक्रमण के आधार पर, राष्ट्रीय आपातकाल इन आधार पर लागू होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। अब देखो, राष्ट्रीय आपात को हमने 3 आधारों पर पढ़ा था,
इसमें एक शब्द और है, सशस्त्र विद्रोह। लेकिन अनुच्छेद 19 कब निलंबित हो रहा है? युद्ध और बाह्य आक्रमण। सशस्त्र विद्रोह को हम व्यवहार में क्या कह देते हैं? आंतरिक आपातकाल। और ये कैसा आपातकाल है? ये बाह्य आपातकाल है। ये पूरा युद्ध या बाहरी आक्रमण, यानी बाहर से कोई घटना होती है, देश के बाहर से, जब हम कहते हैं उसको बाह्य आपातकाल। देश के अंदर घटना होती है, व्यवहार में उसको कह देते हैं आंतरिक आपातकाल। आंतरिक अशांति अलग है, आंतरिक आपातकाल अलग है। आंतरिक अशांति भी आंतरिक आपातकाल था, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया, वो भी आंतरिक आपातकाल है। यहां ये समझना। देखो 44वां संशोधन हुआ, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। भाई 44वें संशोधन ने, 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में। देखो पूरा का पूरा ये मामला 1975 के आपातकाल से संबंधित है, और ये 44वां संशोधन भी 75 से संबंधित है, या ये कह सकते हैं 42 से संबंधित है। 42 में जो प्रावधान किए थे, बहुत सारे प्रावधान 44 में बदल दिए गए। ये इंदिरा गांधी की सरकार थी, यहां पर ये मोरारजी देसाई की सरकार थी। विचारधारा बदली पहली बार कांग्रेस के बाद किसी दूसरे दल की सरकार आई थी, वो मामला है। तो 44वें संशोधन ने यह कर दिया, क्योंकि जब 1975 में राष्ट्रीय आपात लगा था आंतरिक अशांति पर, तो आंतरिक अशांति, अब राष्ट्रीय आपातकाल में तो यही प्रावधान था कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। 358 में यह प्रावधान था, तो स्वतः निलंबित हो गया वो, तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा निलंबित। अब निलंबित, तो अब देखो अनुच्छेद 19 के निलंबन होने का क्या प्रभाव पड़ता है? आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बोलकर लिखकर कैसे भी जो अभिव्यक्त करते हो, सारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। आपका शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार समाप्त हो गया। शांति से कर रहे हो? नहीं कर सकते। संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार समाप्त हो गया। कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते, कोई संगठन नहीं बना सकते, सारे समाप्त हो गए। आप भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण नहीं कर सकते। भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार नहीं रखता। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार, व्यवसाय करने की जो आपकी स्वतंत्रता थी, उसको समाप्त कर दिया गया। तो बच क्या गया फिर आपके पास? अधिकारों का निलंबन होना बहुत कुछ, सब कुछ समाप्त कर देता है। ये मानो ना भाई, मूल अगर हम देखें हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ है तो वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति साधारण जीवन जी ही नहीं सकता। तो अब हमें केवल ये याद नहीं रखना है कि अनुच्छेद 358 में 58 में यह लिखा है कि जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो 19 निलंबित हो जाएगा। हमें यह भी ध्यान रखना है कि 19 निलंबित हो गया तो भाई क्या क्या समाप्त हो रहा है, यह भी ध्यान रखना है, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब 44वें संशोधन से यह कर दिया कि केवल और केवल बाह्य आपातकाल के आधार पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होगा। आंतरिक आपातकाल जो लगेगा, जो सशस्त्र विद्रोह कर दिया है जिसे अब, पहले जो आंतरिक अशांति के नाम पर था, उस पर अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। केवल युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर स्वतः निलंबित हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई 358 की बात। अब हम अनुच्छेद 359 पढ़ते हैं। 359
देखो, एक तो ध्यान रखना, कई बार बोलते समय हम बोलना कुछ चाहते हैं और कुछ शब्द गलती से निकल जाते हैं। उस समय आपको पता है कि सर को ये बोलना चाहिए था लेकिन ये बोल गए, तो वो आप समझ लेना। ऐसा कई बार मैंने देखा है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है बोलने में, बाकी पूरा ध्यान रखते हैं। तो 359 क्या कहता है, 359, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी मूल अधिकार को लागू होने से रोक सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार को, किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। इनको छोड़कर, ये नहीं होंगे, ये लागू रहेंगे। अनुच्छेद 359 ये कहता है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, देखो 58 ने तो ये कहा कि 19 निलंबित हो जाएगा अपने आप। हाँ, सशस्त्र विद्रोह पर नहीं होगा लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर हो जाएगा। 359 ये कह रहा है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को राष्ट्रपति लागू होने से रोक सकता है। तो अब 20 और 21 को छोड़कर, यानी, और देखो 44वें संशोधन अधिनियम से पहले क्या प्रावधान था कि अनुच्छेद 20 और 21 भी निलंबित हो जाते थे, लेकिन इस संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। यहां पर भी 44वां संशोधन आया है, 44वां संशोधन 1978। उस समय यह प्रावधान था कि जैसे ही 359 लागू हुआ तो राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। राष्ट्रपति का मतलब तो आप तो केंद्र सरकार समझो, प्रधानमंत्री समझो, मंत्रिमंडल समझो। और पहले तो ये केवल प्रधानमंत्री, मतलब वहां लिखा हुआ नहीं था कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जरूरी। 352 में हमने पढ़ा कि अब तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है या उसको वापस लेना है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए। लेकिन ये कब हुआ, ये 44वें संशोधन से हुआ है। उससे पहले जब 75 में आपातकाल लगा था तो मंत्रिमंडल से सलाह नहीं ली गई, बस प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को कह दिया कि आपातकाल की घोषणा कर दो, उन्होंने घोषणा कर दी। तो राष्ट्रपति को तो मंत्री परिषद के हिसाब से, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के हिसाब से चलना ही होता है। तो राष्ट्रपति का मतलब आप केंद्र सरकार ही समझो, व्यवहार में, लिखित में, परीक्षा में राष्ट्रपति याद रखना है। तो 44वां संशोधन 1978 से यह प्रावधान कर दिया कि इससे पहले जो प्रावधान ये था कि किसी भी मूल अधिकार में राष्ट्रपति उसको निलंबित कर सकता है, लेकिन अब ये कर दिया 44वें के द्वारा कि 20 और 21 को छोड़कर किसी को भी कर सकते हैं। अब हमें 20 और 21 अंक ध्यान नहीं रखने, केवल हमारा ध्यान यहां जाना चाहिए कि 20 में ऐसा क्या था। देखो, 20 में हमने पढ़ा था कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण था, यानी प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। इस अनुच्छेद का संबंध इस बात से था कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके। अनुच्छेद 20 का मतलब क्या है, हमने इसके 3 खंड पढ़े थे, उसमें यही तो लिखा था कि किसी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दोषी ठहराया जा सकता है जो अपराध के समय कानून लागू था। उतनी ही सजा का भागीदार होगा जो उस अपराध के जो उसने अपराध किया था उस समय जो कानून में लिखा हुआ था उतनी ही सजा होगी। यानी आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं हो सकता, बैक डेट से कोई लागू नहीं कर सकते आपराधिक कानून को, वो वहीं उसी समय का होगा। उस समय जो लागू है वही कानून लगेगा। आपने कोई सजा की है, कोई अपराध किया है, सॉरी सजा नहीं अपराध, तो जिस समय अपराध किया है उस समय कोई कानून है तो उसी के अनुसार सजा दी जाएगी। आपको नया कानून बनाकर सजा नहीं दी जा सकती। और तभी कोई घटना घटती है तो फिर कोई नया बना देते कि आगे से ऐसी कोई घटना घटे तो ये सजा होगी।
हमने अनुच्छेद 20 में यह भी पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उसको दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा, यानी दोहरे दंड से संरक्षण पड़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है, यानी किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था, जो कि अक्सर देखते हैं पुलिस थाने में व्यक्ति को मार पीट कर उससे सारी चीजें हाँ भरवा ली जाती है। हालांकि अगर कोई जागरूक व्यक्ति है तो आपको पुलिस से पीटने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी पुलिस किसी तरह का दबाव बना ले, आप हाँ भर लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपकी गवाही वो मानी जाएगी जो आप न्यायालय के समक्ष देते हो। पुलिस के सामने आपने कुछ भी कहा, जाके न्यायालय के सामने कह सकते हैं साहब मुझे तो डर लग रहा था, मार से डर लग रहा था, इसलिए मैंने डर के मारे हाँ भर लिया। तो ये तो अनुच्छेद 20 का मामला था। और अनुच्छेद 21 तो सबसे इंपॉर्टेंट था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बाद में ये विधि की उचित प्रक्रिया में बदल गया, हालांकि संविधान में तो आज भी ये लिखा है, लेकिन मेनका गांधीवाद में हमने पढ़ा था, ये सारा पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें अगर अनुच्छेद 20 और 21 को भी निलंबित कर दिया तो व्यक्ति के ये सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। और इन्हीं का दुरुपयोग हुआ था, तो ही इन चीजों को ध्यान में रखकर छोड़ा गया है कि 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। और देखो अब हम देखें 21 का इतना ज्यादा विस्तार हो गया कि 21 तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, उसको निलंबित कर देना तो व्यक्ति के सारे अधिकारों को, मतलब एक तरह से बहुत सारे ढेर सारे 30-40 अधिकार उसमें शामिल हैं, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखो कि वास्तव में मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि 359 के तहत उनका लागू होना निलंबित हो जाता है। मूल अधिकार बने रहते हैं, लेकिन उनको हम न्यायालय में जाके लागू नहीं करा सकते। भाई अनुच्छेद 32 के तहत उनका उपचार निलंबित हो जाता है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो निलंबित हो जाता है। अर्थात 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित करता है, यह ध्यान रखना। और ध्यान रहे अनुच्छेद 20 और 21 के संदर्भ में संवैधानिक उपचारों का अधिकार लागू रहता है। जब 20 और 21 को निलंबित ही नहीं किया तो उसके सारे प्रभाव लागू रहेंगे। 300 यानी राष्ट्रीय आपातकाल में भी ये निलंबित नहीं होंगे। ध्यान रखना साथियों, 58-59 आपको कंफ्यूज करेगा। 358 ये कहता है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 19 निलंबित नहीं होगा। 359 ये कहता है कि राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होगी कि वो 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, किसी को भी, यानी जिसको वो आदेश में लिखेगा उस वही आदेश। ऐसा नहीं कि वो आप कभी ये सोच रहे हो कि 20 और 21 को छोड़ के सारे निलंबित हो जाएंगे, नहीं। जो राष्ट्रपति अपनी घोषणा में लिखेगा कि ये अधिकार निलंबित होते हैं वही निलंबित होंगे, सारे नहीं होंगे। तो वो समय परिस्थिति के अनुसार लिखते हैं, जो भी मंत्रिपरिषद का निर्देश होता है। अब देखो 358 और 359 में एक बार अंतर कर लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। थोड़ी सी लाइन ले लेते हैं। यहां तो हो गया 358, यहां हो गया 359 अनुच्छेद। क्या अंतर है? देखो 358 का संबंध केवल अनुच्छेद 19 से है और 359 का संबंध सभी मौलिक अधिकारों से, ठीक है। केवल 19 से संबंध और इसमें सभी मूल अधिकारों से संबंध है 20-21 को छोड़कर।
जबकि हम ये देखते हैं कि 358 के तहत आपात की उद्घोषणा के साथ ही वो स्वतः निलंबित होता है, और 359 के तहत स्वतः निलंबित नहीं होते बल्कि निलंबन की घोषणा करनी पड़ती। भाई ये स्वतः निलंबित होता है और इसकी घोषणा करनी पड़ती है। ये समझने के लिए लिखवा रहा हूं आपको 20-21 को छोड़कर, ठीक है। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल की स्थिति में लागू होता है। 358 केवल बाह्य आपातकाल में लगता है। बाह्य आपातकाल का मतलब आप समझते हो कि युद्ध या बाहरी आक्रमण, और ये युद्ध बाहरी आक्रमण मतलब बाह्य और आंतरिक दोनों लिख देता हूं। ये बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल दोनों से संबंधित हैं। बाह्य आपातकाल लगा है तो भी, आंतरिक आपातकाल लगा है तो भी। ये केवल बाह्य आपातकाल में निलंबित होगा 19, और युद्ध और बाह्य आक्रमण पे, सशस्त्र विद्रोह पे 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। और यहां पर 359 में ये बाह्य और आंतरिक दोनों तरह के आपातकाल की स्थिति में, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है तो लागू हो जाएगा। 20-21 को छोड़कर जो भी स्थिति बनती है वो बन जाएगी। एक ये अंतर है कि अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित होता है। ये संपूर्ण अवधि, जब तक आपातकाल रहेगा तब तक। और ये घोषणा में जो निर्धारित समय दे रखा है, घोषणा में लिख दिया जाएगा कि जब तक, जितने तारीख से जितने तारीख तक, उस समय तक ही निलंबित रहेंगे। ये अंतर है। और देखो यहां पर, चलो आप पहले समझ लेते हैं फिर लिखवाऊंगा। अनुच्छेद 358 को ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल हम बार बार कह रहे हैं, ये इसका लोकप्रिय नाम है। संविधान में आपातकाल की उद्घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको याद रखना है। एक मामला ये आता है कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसको क्या अदालत में चुनौती दी जा सकती है, क्या न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्या न्यायिक समीक्षा की जाती है। ये सारे एक ही शब्द हैं, मैं अलग अलग तरीके से बोल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये सब एक है। तो ध्यान रखना, एक मामला आया था मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। मिनर्वा मिल्स 1980। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो ये हो गया। आप यहां तक लिखो, फिर थोड़ा सा और पढ़ेंगे, या चलो थोड़ा सा ही बच रहा है मेरे हिसाब से। बचना क्या है, फिर टाइम हो गया है। और फिर अनुच्छेद 356 पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते, 354 को और पढ़ लेते, फिर आगे चलेंगे अपन। क्या हो गया, टेम्पलेट। अनुच्छेद 354 ये क्या कहता है, 354 354 ये कहता है, यानी जो इसका टाइटल है वो ये है कि जब आपात की उद्घोषणा लागू है तब राजस्व के वितरण संबंधी प्रावधानों का लागू होना। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
revenues while a proclamation of emergency is in operation। तो देखो 354 ये कहता है कि जब आपात की उद्घोषणा लागू है तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा ये निर्देश दे सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद 268 से 279 तक, 268 से 279 तक, इनमें क्या है? करों का वितरण है। इन अनुच्छेदों में क्या है? कर से संबंधित मामले हैं सारे। तो 268 से 279 तक सभी या कोई प्रावधान किसी ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में निर्धारित करे, निर्दिष्ट करे, ऐसे अपवाद और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह ठीक समझे। यानी 268 और 279 के तहत जो भी टैक्स व्यवस्था का वितरण कर रखा है पूरा, वो टैक्स व्यवस्था का वितरण, उसमें राष्ट्रपति कोई बदलाव कर सकता है। सीधी सी बात ये है। यानी राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा कर व्यवस्था में बदलाव कर सकेगा। और 268 से 279 तक सभी या कोई भी जो प्रावधान है उनमें वो बदलाव कर सकेगा। सारे टैक्स से संबंधित है ये पूरा 268 से 79 तक। यानी जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच जो संवैधानिक राजस्व वितरण है उसको बदल सकता है। ऊपर भी चर्चा कर ली थी हमने। अर्थात राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है। अंतरण मतलब ट्रांसफर कह सकते हैं। लेकिन जब आपात की उद्घोषणा समाप्त हो जाती है तो ये संशोधन या ये अपवाद केवल एक विशिष्ट अवधि के लिए लागू रहते हैं और किसी भी स्थिति में उस वित्तीय वर्ष से आगे लागू नहीं रहेंगे। इन चीजों को हमने अलग से भी आपको पहले भी लिखवा दिया था, दोबारा भी 354 को एक बार लिखवा देंगे। तो ध्यान रखना भाई, 268 और 279 तक क्या है? संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण है, टैक्स व्यवस्था है, ये ध्यान रख लेना यहां पर। और एक प्रावधान ये भी है इस अनुच्छेद में कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र संसद के समक्ष, संसद के प्रत्येक सदन, जो दोनों सदन होते हैं उनके समक्ष ये रखा जाएगा। भाई राष्ट्रपति कोई भी आदेश करता है, जो भी ये राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति जो भी आदेश करेगा, जो भी बदलाव करने हैं वो अपने आदेश में लिखेंगे। तो वो चीजें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र, हालांकि डेट नहीं लिखी है इसमें, कोई भी समय सीमा नहीं लिखी है, तो वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उस बात को रखेगा। तो ये प्रावधान है। तो साथियों ये 354 था। 55 और 56 में हम राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं, तो उनको आगे फिर जो भी अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति शासन वाला प्रावधान अलग पढ़ेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। राष्ट्रपति शासन भी इंपॉर्टेंट है, वित्तीय आपातकाल में ज्यादा कुछ नहीं है। तो राष्ट्रीय आपात बड़ा टॉपिक था, राष्ट्रपति शासन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब आप लिखो मूल अधिकारों का प्रभाव, नंबर 3 डाल के मूल अधिकारों का प्रभाव, इसमें लिखो अनुच्छेद 358, हेडिंग डालो अनुच्छेद 358, इसमें लिखो अगर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। लेकिन अगली लाइन में लिखो लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होगा। नेक्स्ट लिखो अनुच्छेद 359 लिखो, उसमें फिर लिखो अनुच्छेद 359, उसमें लिखो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो, साथियों राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल अलग है एकदम।
अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी मूल अधिकार को लागू होने से रोक सकता है। देखो यहां पर एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि अनुच्छेद 19 को हमने देखा कि युद्ध और बाह्य आक्रमण पर तो वो स्वतः निलंबित हो जाएगा, और आंतरिक आपातकाल जो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 स्वतः लागू नहीं होगा, मतलब स्वतः नहीं हटेगा वो। तो जब आंतरिक आपातकाल लगा हो यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है तो वो स्वतः तो निलंबित नहीं होगा, लेकिन अनुच्छेद 359 यहां काम करेगा। भाई 20 और 21 को ही छोड़कर तो राष्ट्रपति सारे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो केवल 20 और 21 को, यानी फिर अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ है और उसके आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा है तो फिर 359 के तहत 19 को निलंबित तो किया जा सकता है। तो ये ध्यान ही रख लेना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत गहराई में लिख चुके हैं। तो आगे लिखो, 44वें संशोधन अधिनियम से पहले अनुच्छेद 20 और 21 भी निलंबित होते थे, लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। नेक्स्ट 20-21 ध्यान रखना, 20 और 21 में क्या है वो चीज है। नोट डाल के लिखो। नोट, वास्तव में मूल अधिकारों का, थोड़ा जल्दी, मैं तो जल्दी बोलता हूं, वैसे तो मैं थोड़ा और जल्दी बोलता हूं, समय हो रहा है। वास्तव में मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि अनुच्छेद 359 के तहत उनका लागू होना निलंबित हो जाता है। नेक्स्ट, अर्थात मूल अधिकार तो जीवित रहते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत उनका उपचार निलंबित हो जाता है। देखो एक ही चीज को अलग अलग अर्थ में लिखवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप सवाल गलत कर ही नहीं सकते। एक ही अर्थ में लिखवा दिया तो दूसरे अर्थ को आप समझ नहीं पाओगे, इतना आप दिमाग लगा नहीं रहे हो। अर्थात मूल अधिकार तो जीवित रहते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत उनका उपचार निलंबित हो जाता है। अर्थात फिर अर्थात लिखो, अर्थात 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित होता है। ध्यान रहे। नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 20 और 21 के संदर्भ में संवैधानिक उपचारों का अधिकार लागू रहता है। केवल वे ही मूल अधिकार निलंबित होते हैं जिनकी राष्ट्रपति घोषणा करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर। अनुच्छेद 358 और 359 में अंतर, मैं वैसे सीधा लिखवा रहा हूं आपको, सारणी बनाओ तो सारणी बना के लिख लेना अपने हिसाब से। अंतर डाल के नीचे लिखो, अनुच्छेद 358 का संबंध केवल अनुच्छेद 19 से है, जबकि अनुच्छेद 359 का संबंध सभी मौलिक अधिकारों से है। 20 और 21 तो हटते नहीं, बाकी सबसे है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 358 के तहत आपात की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत स्वतः निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्रपति निलंबन की घोषणा करता है। 20 और 21 को छोड़कर ब्रैकेट में लिख सकते हो। आगे लिखो, अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल अर्थात युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में ही लागू होता है, सशस्त्र विद्रोह के मामले में लागू नहीं होता। जबकि अनुच्छेद 359 बाह्य और आंतरिक दोनों, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के मामले में आपातकाल में लागू होता है, या दोनों आपातकाल में लागू होता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 आपातकाल की अवधि संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित होता है, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकार घोषणा में दर्ज अवधि तक निलंबित होते हैं, जो घोषणा में अवधि लिख रखी वहां तक। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352 को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है,
जबकि संविधान में इसके लिए आपातकाल की उद्घोषणा, इन्वर्टेड कोमा में लिख लेना, आपातकाल की उद्घोषणा वाक्य का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में, मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 354 हेडिंग डालो, इसमें लिखो, जब आपात की उद्घोषणा लागू है तब राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधानों का लागू होना। हालांकि ये हेडिंग है, बेशक मत डालो क्योंकि ये कंफ्यूज करेगी शायद इसको। आगे प्रावधान इसमें कुछ और लिखा है तो इस हेडिंग को आप छोड़ ही दो। आप अनुच्छेद 354 का डाल के 1 नंबर लिख लो, ये सही रहेगा। आप लिखो, जब आपात की उद्घोषणा लागू है तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस संविधान के अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 तक, कहां है वो, 268 से 279 तक सभी या कोई प्रावधान ऐसी किसी अवधि के लिए जो उस आदेश में निर्दिष्ट की जाए, ऐसे अपवादों और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह ठीक समझे। तो यानी कुछ भी वो किसी चीज को कहता है ये चीज लागू नहीं होगी, किसी को कह सकता है कि ये लागू होगा, ये निलंबित हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो सारी उस घोषणा में, जब आपात की घोषणा करते हैं सारी चीजें उसमें मेंशन की जाती हैं कि क्या क्या निलंबित हो रहा है। नेक्स्ट, या इसी को, ये जो हमने नंबर 1 लिखा है इसको अन्य अर्थ में हम लिख सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा कर व्यवस्था में बदलाव कर सकेगा। अर्थात जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को बदल सकता है। अर्थात राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है। देखो, कई अर्थों में मैं आपको लिखवा रहा हूं कि वो नहीं तो वो नहीं तो वो, उस भाषा को आप पकड़ जाओ कम से कम। आगे लिखो, लेकिन जब आपात की उद्घोषणा समाप्त हो जाती है तो ये संशोधन या अपवाद केवल एक विशिष्ट अवधि के लिए ही लागू रहते हैं और किसी भी स्थिति में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे लागू नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, नोट डाल के लिख लो, अनुच्छेद 268 से 279 तक संघ और राज्यों के बीच राजस्वों के वितरण से संबंधित हैं। नंबर 2 डाल के लिखो, अब राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, काफी टाइम हो गया है, लगभग 1.5 घंटे की आपकी क्लास हो चुकी है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना, ये थोड़े कठिन टॉपिक हैं लेकिन रिवीजन से सारे क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।